विराट अपने शूट में बिजी था और आज उसे कुछ आउटडोर शूट के लिए बाहर जाना था। 4 दिन के लिए उसने नमन को बोल के अपना सामान भी मंगा लिया था। उसे अपने काम में इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो एक बार भी वेदिका को याद कर सके। वो बहुत शिद्दत से अपने काम में लगा था। उस फिल्म की फीमेल एक्ट्रेस विराट को इतनी मेहनत से काम करते देख बार बार उस पे फिदा हुई जा रही थी। वो वैसे तो विराट को बहुत पहले से पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कह नहीं पाई थी। एक तो विराट इतना रियल रूप से अपनी लाइफ को बिल्कुल सीक्रेट रखता था और शेड पे भी कम ही बात करता है और अपने काम के अलावा कोई भी बात करना पसंद नहीं था। सो इसलिए वो बस अपनी फीलिंग दबा के रखती थी। वो लोग शाम को दूसरे शहर चले गए थे। विराट ने ये बात वेदिका को बताना जरूरी नहीं समझा। वेदिका भी अपने घर आ गई थी। अब वो अपने घर आके अच्छा फील कर रही थी। अब उसे किसी का डर नहीं था। वो आराम से अपने घर सो रही थी। आज रात वो बहुत चैन से सोई थी। सुबह होते ही वो अपनी हॉस्पिटल वाली ड्यूटी के लिए निकल गई। वहां आज कुछ खास काम नहीं था, ज़्यादा पेशेंट नहीं थे। वो आज बहुत दिनों बाद नेहा से बहुत खुल के बात कर रही थी। वेदिका आज अपने सारे दोस्तों के साथ आराम से बात कर रही थी जो उसके स्टाफ में थे। उसके साथ में हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। ऐसा 3-4 दिन तक चला। इन 4 दिनों में ना तो वेदिका ने विराट को फोन किया और ना ही विराट ने उसकी खबर ली। दोनों अपनी दुनिया में बिजी थे। वेदिका तो विराट को याद भी नहीं करना चाहती। वो तो बस अपनी माँ के पास होने के एहसास से ही खुश थी। वो खुश थी कि वो अब अपने भाई और बहन के साथ ही वो उनकी देखभाल करने के लिए वेदिका अपनी दुनिया में मस्त थी। विराट भी अपनी 4 दिनों की शूटिंग खत्म करके घर लौट आया था। वो घर आते ही सीधा अपने रूम में आया। वो आके फ्रेश होकर अपने बेड पे सो गया था। वो सोकर उठा तो उसे अपने कमरे में किसी की कमी खल रही थी। अब उसे वेदिका की याद आई। उसने वेदिका को फोन लगाया तो उसका फोन नहीं उठाया। वो बार बार वेदिका को फोन करके जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेदिका ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। वो अब फिर से गुस्से में आ गया था। वो गुस्से से आंखें में ज्वालामुखी लिए नीचे आया और राधा आंटी से पूछने लगा। वो चिल्लाते हुए बोला, राधा आंटी कहाँ हो आप? राधा आंटी। राधा इतने में बाहर आए और बोली, हाँ सर बोलो। तो विराट बोला, वेदिका कहाँ है और वो हॉस्पिटल कब गई? राधा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, सर मैडम तो आपके जाने के बाद ही चली गई। विराट बोला, चली गई? कहाँ चली गई? विराट आंखें चाहते हुए बोला। राधा बोली, सर मैम तो आपके जाने के बाद ही अपना सामान लेके घर से चली गई। मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उस दिन के बाद मैम घर नहीं आई। विराट तो ये सब सुनने के बाद गुस्से से भड़क ही उठा था। वो पर पटकते हुए अपने रूम में आ गया और रूम में आके बोला, तो मैडम मुझे छोड़ के जा चुकी है? फिर कुछ देर सोचकर बोला, ना ना नम ना मैडम तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम मेरी मर्जी के बिना तुम मेरी आंखों के आगे से भी दूर नहीं जा सकती। वो कुछ सोच के किसी को फोन करता है, कुछ देर बाद करके फोन रख देता है और फिर नमन को फोन करके वेदिका के ऊपर नजर रखने को कहा और जल्दी से जल्दी वेदिका के घर का पता लगाने को बोला। नमन ने भी यश सर कह के फोन रख दिया। अब विराट कुछ देर शांत होके बैठ गया। उधर वेदिका को अब तक खबर नहीं थी कि विराट कहाँ है और क्या कर रहा है। वो बस अपने काम से काम रख रही थी और इन्हीं सब में कुछ दिन और निकल गए। एक दिन शाम को जब वेदिका हॉस्पिटल से लौटी तो नर्स, जो कि उसने अपने भाई और माँ की देखभाल के लिए लगा रखी थी, वो परेशान होके बोली, मैम माँ जी की दवाइयाँ खत्म हो गई है और बिट्टू की भी, और कल इनको दवाई नहीं मिली तो आपको पता है ना क्या हो सकता है? वेदिका ने परेशानी को चेहरे पे लाते हुए कहा, मैं देखती हूँ कल तक दवाइयाँ आ जाएंगी। और इतना बोल के वो अपने पैसों को देखने लगी। सच में अब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे और माँ और बिट्टू की दवाइयाँ इतनी महंगी आती है कि वेदिका की सैलरी से भी कुछ नहीं होगा। और ऊपर से बिट्टू के हर दिन लगने वाला इंजेक्शन, वो तो हर दिन का इतना महंगा आता है कि वेदिका की तो जान ही निकाल गई। सोच के एक अकेला इंजेक्शन जो हर दिन बिट्टू के लगता था उसकी कीमत 50,000 थी पर डे की, और दवाएं तो पूछो मत, और उससे भी परे माँ की दवाएं। ये सब सोच के वेदिका को रोना आ गया और वो आसमान को देखने लगी थी। विराट के दिए हुए सारे पैसे खत्म हो गए थे। अब उसके पास बहुत कम पैसे थे, उनसे तो बस घर का रसोई का सामान ही आ पाता। विराट का दिया हुआ कार्ड तो उसने कई दिन पहले ही ब्लॉक करवा दिया था। वो सोच सोच के हैरान हो रही थी कि अब वो क्या करे, कहाँ से पैसे लाए। फिर कुछ देर सोचकर वो उठी और उस मेडिकल वाले के पास गई जहां से उनको दवाइयां आती थी। उनसे कहने लगी, को दवाई मंगाई क्या? तो मेडिकल वाला बोला, मैम आपने पेमेंट नहीं किया था टाइम पे तो अभी दवाइयां नहीं आई है। आप जैसे ही पैसे दोगी मैं दवाइयां मंगवा दूंगा। वैसे भी आपको तो पता ही है ये इतनी मजी दवाई हम दुकान में नहीं रखते। वो तो आपके कहने पे स्पेशल ऑर्डर पे विदेश
से आती है। इतना सुन के वेदिका मायूस होकर बोली, भैया मैं पैसे बाद में दे दूंगी, अभी आप दवाई मंगा दो। तो इस बात पे मेडिकल वाला भी बोला, मैम कैसी बात कर रही हूँ, मैं कैसे मंग सकता हूँ, इतने पैसे तो मेरी महीने की भी कमाई नहीं है, फिर मैं कैसे मैं ये दवाइयाँ मैं अपने पैसों से ले लूँ। मैम माफ़ करना, लेकिन आप जब पैसे ले आओगी तब मैं दवाइयाँ मंगवा दूंगा, दुकान वाले ने कहा। तो वेदिका हताश सी हो गई और वहीं खड़ी होकर मेडिकल वाले से विनती करने लगी, पर वो दुकान वाला भी मजबूर था, सो वो कुछ न कर सका। वेदिका बेचारी कोई मदद न मिलते देख बेहतासी हो कि वहीं पास की बेंच पे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रश्ट फेस रश्ट फेस रश्ट फेस रश्ट फेस रश्ट फेस। वैदिक बहुत बेबस महसूस कर रही थी और उसको इस तरह बेबस होते हुए दूर खड़ी दो आंखें देख रही थी और उसकी हर एक मोमेंट पे नजर रखे हुए दूर से कोई उसे देख रहा था। वेदिका कुछ देर वहीं रही, फिर वहां से बेसुध होकर सड़क पे चलने लगी। उसके पीछे वो अनजान शख्स भी चल रहा था और वेदिका इन सबसे अनजान थी। तभी चलते चलते वेदिका एक गाड़ी से टकराते टकराते बची। अब उस अनजान शख्स ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके फोन रख दिया। वेदिका चलते चलते अपने हॉस्पिटल आ गई थी और वो अनजान शख्स भी वही गेट के पास अपनी गाड़ी में बैठ गया था। वेदिका अब समझ चुकी थी कि उसे फिर से विराट के पास जाना ही होगा, चाहे फिर वो उसे कितने ही दुख और तकलीफ दे। अब उसे जाना होगा अपनी माँ और भाई के लिए। अगर वो विराट के पास नहीं गई तो वो इतना सोच के चुप हो गई और मन ही मन फैसला के चुकी थी। दूसरी सुबह वेदिका अपनी ड्यूटी ऑफ करके जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से घर लौट रही थी कि तभी उसके पास किसी का फोन आया। हेलो वेदिका मैम, वो आप कहाँ हो, मैं आपसे हॉस्पिटल में ही मिलूंगी। वेदिका ने चौंकते हुए कहा, तुम ये क्यों आ रही हो और तुम्हारे आने के बाद माँ और बिट्टू के पास कौन रहेगा। वेदिका ने कहा। तो उधर से नार्स ने कहा, मैम अब मेरी ड्यूटी इतनी ही थी, आपको तो पता ही है, फिर ये को पूछ रही हो। वैसे भी माँ और बिट्टू और चुटकी को तो आपने अपने नए घर बुला ही लिया है, तो अब मेरी क्या जरूरत। वैसे भी आपका सबका सामान तो आपके पति के भेजे हुए आदमी ले गए हैं, अब यहाँ कोई नहीं है, वो लोग जा चुके हैं। और है आज सुबह ही मकान मालिक भी घर के सारे कागज दे गया, आपका सारा कर्जा माफ कर दिया और अब ये घर आपकी माँ के नाम पे हो गया। लेकिन अभी वो लोग सभी आपके घर पहुंच चुके होंगे। नर्स ने सारी बात बताई, जिससे सुनकर वेदिका सुन्न हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब विराट क्या करने वाला है और उसके घर वालों को क्यों ले गया अपने साथ। वो ये सब सोच सोच के परेशान हो रही थी। फिर कुछ देर रुक के बोली, विराट गोयनका आप मुझे दुख देने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए ऐसा भी करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो एक दर्द भारी मुस्कान के साथ बाहर निकल आई। विराट के घर सब तो उसे जाना ही था, अब वो उसकी फैमिली को ले गया है। उधर विराट को जब रात में नमन ने बताया कि वेदिका बहुत ज़्यादा परेशान है अपने भाई और माँ की दवाइयों को लेके, और उन लोगों को दवाइयाँ बहुत महंगी है इसलिए वो खरीद नहीं पा रही है और ये दवाइयाँ उनको टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है, अगर टाइम पे नहीं दी तो कुछ भी हो सकता है। वेदिका की माँ पिछले 7 साल से कोमा में है और उसके भाई बिट्टू को SSPA नामक बहुत खतरनाक बीमारी है। 3 साल से ये ऐसी बीमारी है जिसमें हर दिन DNA बनता नया, तो उसकी इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। उसकी दवाइयाँ विदेशी डॉक्टर के अंडर में चल रही है, इसलिए वेदिका बहुत ज़्यादा परेशान है। और घर के बारे में उसने आसपास ले लोगों से पता किया तो पता चला कि मकान मालिक हर दिन उधारी मांगने आ जाता है। वेदिका ने ये घर भी गिरवी रखा हुआ था, इसलिए वो कर्जदार पैसे मांगने आ जाते हैं, इसलिए वेदिका बहुत परेशान है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। विराट ने जब ये सारी बातें सुनी तो इसे पता नहीं क्यों वेदिका की हालत पे बहुत दुख हो रहा था और इसलिए विराट ने तभी नमन को ऑर्डर दिया कि पहले दवाइयाँ को मंगवाओ और इसके बाद सुबह वेदिका की फैमिली को लेके मेरे बंगले पर आ जाना। उन लोगों का इंतजाम मेरे दूसरे वाले बंगले में कर दो, वो लोग मेरे छोटे मगर फिर भी ज़रूरत के हिसाब से ठीक उसी बंगले में रहने रहेंगे, तुम उनका उसमें इंतजाम कर दो। वैसे भी वो तो इस बंगले से सटा हुआ ही है, तो जब चाहे तब वेदिका उनके पास जा सकती है। विराट ने ऑर्डर नमन को देते हुए फोन काट दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो खुद से बोला, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है और फिर भी मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो खुद से सवाल कर रहा था, फिर अगले ही पल खुद को जवाब देते हुए बोला, उसने जो किया है उसकी सजा तो वो जरूर भुगतेगी, लेकिन इन सब में उसकी फैमिली का क्या दोष है, वो लोग तो इस सजा के हकदार नहीं है। वैसे भी वो इस टाइम उन लोगों को लेके बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहता कि कभी भी किसी भी बच्चे से उसकी फैमिली दूर हो। परिवार से दूर होने का दुख मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, और वैसे भी मैं ये सब उसके लिए नहीं, मैं बस इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। फिर अगले ही पल बोला, पर इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं को मैं वेदिका को माफ़ कर दूंगा या उसके किए को भूल जाऊंगा, वो अपने किए का हिसाब किताब जरूर करेगी।
और फिर गुस्से से आंखें लाल करते हुए बोला, वेदिका तुमको तो मैं नहीं बख्शूंगा, तुमको तो हर गलती की सजा मिलेगी। मुझसे मेरा परिवार दूर हो गया, मेरे अपने मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतना कह के एक बार फिर से विराट का घाव ताज़ा हो गया था। वैसे तो वो 7 सालों में एक दिन के लिए भी ये सब नहीं भूला था। विराट अपनी सिगरेट पीते हुए अपने रूम में आ गया और कुछ देर सोचने के बाद सो गया था। अगली सुबह वेदिका ये सब जानकर विराट के घर के लिए टैक्सी लेके निकल आई थी। वैसे तो वो बस से आती जाती थी ज्यादातर, लेकिन आज उसे विराट के घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, सो वो टैक्सी लेके आ रही थी। नमन ने विराट के कहने पे सब लोगों को आराम से विराट के बगल वाले बंगले में शिफ्ट करवा दिया था और वहां नए स्टाफ को भी माँ और बिट्टू की देखभाल के लिए लगा दिया था। बिट्टू के लिए मेल नर्स तो माँ के लिए फीमेल नर्स को 24 घंटे के लिए नियुक्त कर दिया था और अपने घर के कुछ भरोसेमंद नौकरों को भी वहां लगा दिया था। अब सब ठीक था। विराट इस टाइम सब कुछ देखने के बाद सारी तसल्ली करके चुटकी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बड़े बंगले पे ले आया था। वो उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था। चुटकी जो कुछ टाइम पहले थोड़ी डरी और सहमी हुई थी विराट को देख के, क्योंकि उसने कहीं देखा था विराट बहुत बड़ा एक्टर है, वो सुपरस्टार है और उसने विराट को कभी कभी किसी सहेली के घर टीवी पे ही देखा था। और आज जब विराट उसके सामने था और सबको अपने साथ अपने घर रहने को ले आया था तो इस बात से चुटकी थोड़ी परेशान थी। वैसे तो चुटकी बहुत ही समझदार और मासूम बच्ची थी और हमेशा समझदारी से ही रहती। आज वो विराट को देख के अब तक चुप थी, पर जब विराट कुछ देर के लिए उसे अपने साथ बहुत प्यार से सिर पे हाथ फेरते हुए अपने बड़े बंगले पे ले आया तो चुटकी थोड़ी सहज हुई। विराट उसे बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहा था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बच्चा तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुमको अपने जीजू पे भरोसा तो है ना। विराट ने पहले ही चुटकी को बता दिया था कि वो वेदिका का पति है और वेदिका ने है मुझसे कहा है तुम लोगों को घर लाने को, तो चुटकी राजी हो गई। अब वो विराट से भी थोड़ा आराम से बात कर रही थी और लास्ट में विराट ने जब चुटकी को बच्चा कह के बोला तो चुटकी को पापा की याद आ गई और वो विराट से लिपट के बोली, जीजू आप बिल्कुल पापा की तरह हो, वो भी हमेशा ऐसे ही कहते थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। विराट ने भी चुटकी को प्यार से सर पे सहलाया और उससे कहा, अब तुम सब छोड़ो, कल से तुम नए स्कूल जा रही हो, अब आराम से अपनी पढ़ाई करना, माँ और बिट्टू को मैं देख लूंगा। चुटकी विराट की बातों को सुनकर मन ही मन सोच रही, जीजू कितने अच्छे इंसान हैं और दीदी ने सही इंसान से शादी की है। फिर मन में सोचने लगी उसकी सहेलियां कितना गलत कहती हैं कि जीजू बहुत गुस्सैल है और बहुत ही घमंडी इंसान है। उनकी तो बस एक बात सही है कि जीजू बहुत ही सुंदर और हैंडसम लगते हैं, ये तो सही है। वो ये सब सोच रही थी कि विराट ने उसके गाल सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, कहाँ खो गई, कल से अपनी पढ़ाई को देखोगी समझी। विराट ने बहुत ही प्यार से उसे समझाते हुए कहा। तो चुटकी बोली, जीजू क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ, मैंने पापा को तो 7 साल पहले ही देखा था, वो मुझे बिल्कुल आपकी तरह प्यार करते थे, आपको देख के मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। चुटकी ने इतनी मासूमियत से कहा कि विराट ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह सीने से लगा लिया और बोला, अब कभी भी पापा की याद आए तो मैं हूं ना, अब कभी परेशान मत होना। विराट ने बहुत ही प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर कर कहा। तो चुटकी भी उससे सीने से लगे हुए बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही जैसे वो अपने पापा के गले लग रही हो। विराट और चुटकी बिल्कुल बाप और बेटी की तरह गले लगे हुए थे। वो इस टाइम हाल में थे और ऐसी टाइम वेदिका आ गई। उसने देखा कि विराट ने चुटकी को अपने गले लगा रखा है और उसने गेट पे पहुंचते ही चुटकी की लास्ट वाली लाइन आधी सुनी, आप बहुत अच्छे हो। वेदिका ये सब देख के विराट को एक पल में ही बहुत गलत समझ बैठी। उसे लगा कि विराट उसकी छोटी बहन को, उस मासूम सी बच्ची को जो अभी ठीक से रिश्तों को समझती नहीं है, बेशक वो 14-15 साल की हो। वेदिका ने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया। वो तो ये भी सोच रही थी कि विराट अब उसकी चुटकी के साथ भी, वो इससे आगे तो कुछ सोच ही नहीं पाए। वो विराट को गले लगे हुई चुटकी पे चिल्लाते हुए बोली, चुटकी। चुटकी और विराट दोनों ही वेदिका को देख उसकी तरफ देखने लगे। फिर चुटकी उसको देख के बोली, अरे दी आप आ गई, देखो जीजू कितने अच्छे हैं, इन्होंने तो सब सही कर दिया, दीदी आपकी सारी परेशानियां दूर कर दी, माँ और बिट्टू की सारी जिम्मेदारी ली है जीजू ने और अब हम लोग आपके छोटे वाले बंगले में रहेंगे। और पता है दी, जीजू ने उस बिरजू के मुंह पे पैसे फेंक के उसका तो मुंह बंद ही कर दिया, अब तो उसने हमारा घर भी माँ के नाम कर दिया। चुटकी ये सब बहुत खुश होकर वेदिका को बता रही थी, लेकिन वेदिका तो गुस्से में विराट को देखे जा रही थी। पर चुटकी की बातें सुनकर एक बात की तसल्ली हो गई कि वो जो अभी देख के सोच रही थी वो बहुत गलत सोच रही थी। तभी चुटकी चहकते हुए बोली, दीदी जीजू बिल्कुल पापा की तरह है, वो भी मुझे पापा की तरह बच्चा बोल रहे थे और जीजू की बातों से मुझे पापा की याद आ गई, इसलिए मैं खुशी से जीजू के गले ही लग गई। दी सच में जीजू बहुत अच्छे इंसान हैं।
वेदिका जो अब तक चुप थी वो चुटकी से थोड़ा प्यार से बोली, ये सब ठीक है चुटकी, अब तुम मम्मा और बिट्टू के पास जाओ, मैं भी अभी चेंज करके आती हूँ, फिर साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। तो चुटकी बोली ठीक है दीदी, और वो वहाँ से जाने लगी। फिर कुछ देर रुक के पीछे मुड़कर बोली, जीजू आप भी आज हमारे साथ नाश्ता करने आ जाना ना। तो विराट ने मुस्कुराते हुए कहा ओके। चुटकी वहाँ से खुश होकर छोटे बंगले पे चली गई। वेदिका चुटकी के जाते ही विराट की तरफ गुस्से से लाल होके बोली, विराट गोयनका अब ये कौन सा नया नाटक है तुम्हारा? हा, और मेरी बहन को इतना प्यार दिखाने का क्या मतलब है? तुमने मुझसे डील की थी, फिर मेरी फैमिली को बीच में क्यों ला रहे हो? क्यों लेके आए हो उनको यहाँ? वो लोग हमारी छोटी सी दुनिया में ही ठीक थे, और मेरी छोटी से उससे तो तुम दूर ही रहना। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, उससे क्यों लेके आए हो सबको यहाँ? और चुटकी से इतना प्यार का नाटक मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन विराट मैं तुमको बता दूं मेरी बहन के बारे में, मैं तो तुम कुछ भी उल्टा सीधा सोचना भी मत। विराट जो अब तक चुपचाप वेदिका की बातें सुन रहा था, लेकिन जैसे ही वेदिका ने विराट और चुटकी के प्यार भरे रिश्ते के बारे में गलत बोलना चाहा, तभी विराट चिल्ला उठा, वेदिका कहानी कैसी लग रही है कमेंट तो कर दिया करो दोस्तों, और कहानी को हिट भी आपको ही बनाना है, तो प्लीज़ दोस्तों कहानी को अपने दोस्तों और करीबियों से शेयर भी किया करो। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी और दूसरी कहानियों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल सकती है आपको। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे यहाँ भी सपोर्ट कीजिए, और मेरे आने वाले सभी प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ भी मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरी आने वाली सारी कहानियों की बारे में आप मुझसे यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें मुझे यहाँ, और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।